कोरोना महामारी की दूसरी लहर ज्यादा घातक साबित हो रही है। इस बार इस संक्रमण ने युवाओं को भी खासा प्रभावित किया है। कोरोना उचित व्यवहार, अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन की कमी और अफवाहों ने मानसिक तनाव को बढ़ा दिया है। चूंकि अभी ये लड़ाई लंबी दिख रही है, ऐसे में परिवार और स्वयं की देखभाल और दवाइयों को लेकर मानसिक रूप से तैयार होना बेहद जरूरी है। कोरोना संक्रमण से फेफड़ों के रोगों के बढ़ते खतरे और महामारी से जुड़े अन्य मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ सर गंगाराम अस्पताल के क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नरेश दुआ हैं। डॉक्टर दुआ, विज्ञान दर्पण में आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर दुआ, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये संक्रमण लोगों को अलग तरह से क्यों प्रभावित करता है। जैसे कुछ में कोई लक्षण नहीं होते या सिर्फ हल्के लक्षण होते हैं, जबकि कुछ लोग गंभीर बीमार हो जाते हैं, वेंटिलेटर तक की स्थिति आ जाती है। ऐसा क्यों है? बेसिकली कोरोना में 80% पेशेंट तो एकदम ठीक ही रहते हैं। सामान्य तौर पे जैसे सर्दी खांसी जुकाम होता है 1 से 3 दिन के अंतराल में ठीक हो जाते हैं। बाकी उनको 14 दिन क्वारंटाइन में रहना पड़ता है या 10 दिन, जैसा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के हिसाब से 10वें दिन पे उनको अपना एग्जामिनेशन कराना पड़ता है एंड देन वो अपनी जॉब पर वापस जा सकते हैं। ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि आदमी की प्रतिरक्षा क्षमता कैसी है, इम्यूनिटी कैसी है। तो जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है उन लोगों को डिसीज़ ज़्यादा आगे नहीं ले जा पाती। जो पेशेंट उम्र में ज़्यादा हैं या डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, खासकर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और कई सारी बीमारियां हैं, तो उनको ज़्यादा समय लगता है और वो ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। उनके लंग्स में कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं और बाकी शरीर के ऑर्गन्स में भी इफ़ेक्ट हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, हल्के और गंभीर मामले में कैसे अंतर कर सकते हैं? क्या ऑक्सीजन स्तर ही गंभीरता का एकमात्र पैरामीटर है या हमारे पास कुछ और भी पैरामीटर्स भी हैं? माइल्ड केस, सामान्य केस जो कि पैरासीटामोल से ही ठीक हो जाते हैं, और सीवियर केस जिनके लिए हमें काफ़ी सारी दवाइयों की जरूरत पड़ती है, स्टेरॉयड और ऑक्सीजन की डिमांड और बाकी दवाइयाँ जैसे, तो उसको निर्धारित करने के लिए हम हर मरीज़ की 4 चीज़ें हमेशा, चाहे पेशेंट होम आइसोलेशन में, तो हम देखते हैं पेशेंट का पल्स रेट कितना चल रहा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसी है, पेशेंट को बुखार आ रहा है नहीं आ रहा है, बुखार की तीव्रता कितनी है, और चौथी चीज़ पेशेंट के साथ उसकी सांस लेने की उसकी संभावनाओं में कितनी आसानी है और कितनी मुश्किल आता है। तो इन 4 चीज़ों से हम डिसाइड कर लेते हैं कि पेशेंट का सैचुरेशन डाउन हो रहा है, फीवर स्पाइक आ रहा है, बढ़ रहा है, और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और ये टाइम लाइन है जहाँ कोरोना अपने 5वें 6वें दिन होगा, वो 6वें से 7वें दिन में अपने लंग्स में स्टार्ट हो जाता है एंटर करना। तो हम तीव्रता को, बुखार की तीव्रता बढ़ जाना, सैचुरेशन डाउन हो जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डिसाइड करते हैं कि पेशेंट सीवियर तरफ जा रहा है। और बाकी नहीं तो माइल्ड पेशेंट 3 दिन बाद ही ठीक हो जाता है, 2 दिन बाद पैरासीटामोल से अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लग जाता है। सर, इस दौरान लंग फाइब्रोसिस का भी नाम सुनने में आ रहा है, तो ये क्या है और ये कोविड-19 रोगियों में कितना आम है? क्या कोरोना द्वारा होने वाले फाइब्रोसिस और अन्य स्थितियों में होने वाले फाइब्रोसिस में कोई फर्क है? कोरोना के अंदर लंग्स की जो ख़राब होने की तीव्रता वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाकी बीमारियों से। जैसे कि आप सोच सकते हैं इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़ है, किसी वजह से भी हो, वो सार्कोइडोसिस हो या पेशेंट को अपनी COPD आगे प्रोलॉन्ग कर गई हो या किसी भी वजह से बाकी बीमारी हो। इसमें क्या होता है कि जो भी इंजरी है वायरस एकदम से करके जाता है और वो एंडोथेलियल इंजरी करता है। इसमें ब्लड थ्रोम्बस भी बन जाते हैं छोटे छोटे से, आमतौर पे कहेंगे खून के थक्के, जो कि पेशेंट को और सिक करते हैं। और ILD में जो एपिथेलियम इंजर होती है वहाँ पर डिसीज़ प्रोग्रेसिव होती है, धीरे धीरे बढ़ती है। कोरोना में एकदम बढ़ के वहाँ स्ट्रेन करती है, मतलब उसी स्टेटस पे रहती है। तो कोरोना इसलिए ख़तरनाक ज़्यादा है, आपके लंग को जो ख़राब कर जाएगा वो वहीं के वहीं स्ट्रेन रहेंगे और उसमें काफ़ी उम्मीद कम रहती है बेटरमेंट होने की। थोड़ा थोड़ा बदलाव होता है समय के साथ। और इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़ में ये धीरे धीरे आगे बढ़ती है, तो आपको उम्र दराज होने पे ज़्यादा परेशान करती है, और जबकि कोरोना यंग एज में भी परेशान कर सकता है और उसके बाद सस्टेन कर सकता है। और अगर कोरोना संक्रमण के दौरान लंग फाइब्रोसिस हो जाए तो इससे कैसे निपटा जाए? इसके लिए किस तरह का इलाज और दवाएं हैं? बेसिकली रुकाव सबसे बेहतर तरीका है। कहते हैं प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। जैसे ही 5वें 6वां दिन होता है एंड बुखार बढ़ता है आपका, उसी टाइम पे आपको
और सैचुरेशन डाउन होने लगती है, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आप होम आइसोलेशन में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको बेहतर है कि हर दिन डॉक्टर से कांटेक्ट रखना चाहिए। हमें लगता है जैसे ही संभावनाएं ख़राब हो रही हैं तो डॉक्टर के पास कई सारी चीज़ें होती हैं। पहले तो स्टार्टिंग में वो स्टीरॉयड स्टार्ट करते हैं विद एंटीबायोटिक, ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। तो ये हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट हो सकता है। यदि आप घर में रह जाते हैं तो आपके लंग फाइब्रोसिस की संभावना बढ़ जाती है। तो एक तो पहला ये कि आपको हॉस्पिटल में एडमिशन होना चाहिए। दूसरी बात, आपका प्रॉपर केयर होनी चाहिए। ऑक्सीजन डिमांड या बाईपैप जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हॉस्पिटल में होंगी। इसके बावजूद संभावना यदि लंग फाइब्रोसिस में हो जाती हैं कुछ लोगों को, जैसे कि 3 हफ्ते से ज़्यादा कोरोना रहेगा तो संभावनाएं बढ़ जाती हैं। 60 से 80% पेशेंट में लंग फाइब्रोसिस संभावना बढ़ जाती है। तो हमें डिसीज़ को लिमिट करना है। जितना जल्दी से जल्दी हम डिसीज़ को कंट्रोल करेंगे उतना अच्छा रहेगा आउटकम। तो मान लो फाइब्रोसिस हो गई है तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जैसे कि हम एंटी फाइब्रोटिक ड्रग्स चलाते हैं पेशेंट को, और उससे काफ़ी बदलाव आता है। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि स्मॉल डोजेज में फिर से स्टेरॉयड चलाते हैं, और इसके साथ साथ रिहेबिलिटेशन कराते हैं, पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन, धीरे धीरे क्षमता बढ़ाना लंग्स की, ताकि वो सांस ले पाए और अपनी लाइफ को नॉर्मल जी सके। डॉक्टर साहब, जैसे कुछ लोग इलाज के दौरान काफ़ी लंबे समय तक ऑब्जर्वेशन में रखे जाते हैं, तो ये किस वजह से होता है? क्या कोरोना की वजह से, या कोरोना ख़त्म हो जाता है लेकिन जो नुकसान हो गया है उन्हें, उसकी वजह से उन्हें इतने लंबे समय तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है? जैसे वायरस की पैथोजेनेसिस अब समझ में आने लग गई है। काफ़ी टाइम के बाद, 1 साल के बाद कई ऑटोप्सीज़ हुई तो हमें मालूम पड़ा कि क्या परेशानियाँ हो रही हैं। यूजली 6वें से 7वें दिन वायरस लंग्स में एंडोथेलियम इंजरी करना स्टार्ट करता है। यदि आप उस टाइम अपना सैचुरेशन और अपने फीवर की स्पाइक्स को और डिफ़िकल्ट इन ब्रीथिंग को इग्नोर करते रहते हैं और घर पर ही रहते हैं, तो एक टाइम वो आता है कि वायरस ऑलरेडी डैमेज कर जाता है सारी एंडोथेलियम, और कई सारे छोटे छोटे खून के थक्के जम जाते हैं ब्लड में, लंग्स में। तो उससे क्या होता है कि आपकी सैचुरेशन डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। वो एक स्टेज ऐसी आती है कि वो इरिवर्सिबल हो जाती है, और उसके बाद आप बाईपैप से वेंटिलेटर पे आ जाते हैं। वेंटिलेटर से बहुत कम संभावनाएं होती है कि आप बाहर आएंगे। यदि आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बेटरमेंट की तरफ हो जाती है तो आप बाहर आ जाते हैं, नहीं तो आप स्लिप अप कर जाते हैं, एंड इसमें आपकी मृत्यु तक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सर, जैसा कि ये लंबी लड़ाई है, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि हम इस लड़ाई के लिए खुद को कैसे तैयार करें। इस स्थिति के लिए किस तरह के दृष्टिकोण की आवश्यकता है? जहाँ तक कोरोना की प्रॉब्लम्स की बात है, वहाँ पे फैमिली का रोल शुरू से ही स्टार्ट हो जाता है। सामाजिक दायित्व तो तब से स्टार्ट हो जाता है कि जैसे कहते हैं कि सेफ़ डिस्टेंसिंग, आप प्रॉपर दूरी बनाए रखें, बच्चों को ट्रेन करें कि मास्क पहन के बाहर जाएं, और तीसरा बात, बार बार हाथ धोते रहें या सैनिटाइज़ करते रहें। तो बेसिक यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके बाद यदि किसी को घर में कोरोना हो जाता है तो उसको प्रॉपर तरीके से आइसोलेट करिए घर में, और उसकी इन चारों चीज़ का बहुत ध्यान रखिए, और उसको टाइम पे चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध करवाइए, हॉस्पिटल में एडमिट कराइए। जैसे मैंने बताया, पल्स रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन, फीवर की तीव्रता, बुखार की तीव्रता, और ऑक्सीजन का सैचुरेशन और ब्लड प्रेशर का बढ़ना, इन सब चीज़ों को देखते हुए, और साथ में आपको लगता है कि पेशेंट काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहा है या हेडेक उसका एकदम से बढ़ता ही जा रहा है, और बाकी कुछ सिम्टम बढ़ रहे हैं, माइल्जिया बढ़ रहा है, बॉडी एक बढ़ रहा है, तो हमें डॉक्टर की सलाह हमेशा लेते रहना चाहिए। सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें और हमेशा डॉक्टर के संपर्क में बने रहें। एक बार कोरोना को मैनेज कर लिया तो अच्छा है। यदि आप किसी वजह से नहीं कर पाते हो, आपका लंग्स में प्रॉब्लम आ जाता है, डैमेज हो जाती है, और आपके लंग्स को फाइब्रोसिस हो जाती है, तो उसके बाद डॉक्टर्स का ही सारा रोल है। एंटी फाइब्रोटिक ड्रग्स चलेंगी, माइल्ड डोज में स्टेरॉयड चलेगा, और आपके सैचुरेशन को बढ़ाने की कोशिश करी जाएगी, और कोशिश करी जाएगी आपको प्राणायाम सिखाने की, और आपको एंड्योरेंस, मतलब कि आपको एक्सरसाइज की क्षमता बढ़ाई जाएगी आपको, ताकि आप अपने जीवन में यदि ऑक्सीजन डिपेंडेंट भी हो जाते हैं तो एक छोटे छोटे सिलेंडर्स के साथ में कितनी दूरी पे कितना ट्रैवल कर सकते हैं, ताकि अपने जीवन में आप आगे बढ़ सकें। हमें एक पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल करना होगा, और पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के थ्रू हम आगे बढ़ सकेंगे, सीख के कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। सर, आप इस माहौल में लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? कोरोना के बारे में मेरा लोगों को एक ही संदेश है कि आप समय से वैक्सीनेशन कराएं, जो कि आपको ट्रीटमेंट मिला हुआ है, जो कि आप भाग्यशाली हैं कि हिंदुस्तान में आपको टाइम पे वैक्सीन मिल रही है इतने अच्छे तरीके से। और दूसरी बात, सेफ़ डिस्टेंसिंग, मास्क पहन के जाइए, अपने को सैनिटाइज़ करिए, और
स्वयं चिकित्सा क्षेत्र में अपने आप को प्रवीण मत मानिए। आपको जब जब समस्या हो रही है आप एक डॉक्टर के कांटेक्ट में रहें, चाहे वो टेलीमेडिसिन से रहें, चाहे आपका कोई दोस्त हो, चाहे आप हॉस्पिटल के किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन लेते रहें। तो उससे क्या होगा कि आपको जो समय है, टाइम लाइन है कोरोना की, उसमें आपको हम पकड़ पाएंगे और आपका सही समय पे सही इलाज कर पाएंगे, ताकि आप फाइब्रोसिस से बच पाएँ, आप वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट से बच पाएँ और ऑक्सीजन की डिमांड से बच पाएँ। जी डॉक्टर दुआ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और कोरोना को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां हम लोगों तक पहुंचा पाए। धन्यवाद। धन्यवाद।